ओके, तो आज का जो लेक्चर है वहाँ पे यूनिट 5 यानी रोटेशन के अंदर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है उसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम सिक्स्थ जो है दैट्स ग्रेविटेशन उसके थियोरेटिकल पार्ट का और उसके कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशंस करेंगे। अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस है वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इसके ऊपर कोई थियोरेटिकल वर्क यानी उसके कॉन्सेप्चुअल वर्क आपने किए होंगे। अब देखो यहाँ पे यूनिट 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 91 जो है, ओके, उसको हम पहले यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं ताकि सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है आप क्वेश्चन को समझिए। ओके, सो जस्ट पुट ऑनेस्ट एफर्ट्स कि जहाँ पे हम क्वेश्चन को समझ पाए। जितना क्वेश्चन समझोगे उतना आपको करने में ज़्यादा आसानी रह सकती है। और एटलीस्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट क्वेश्चन को समझो। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 आपको करना है दैट इज फ्रॉम द रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली। फिजिक्स के अंदर सबसे पहला रूल ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन को आप मिनिमम 1 से 2 बार पढ़िए। ओके, 1 से 2 बार पढ़िए, प्लस जहां जहां पे कोई वैल्यू कोई डेटा दिया हो वहां पे आप अंडरलाइन करिए। अगर वो करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 91 पेज नंबर 207, वहां पे मैं देख रहा हूँ। ओके, आपके पास पार्ट 3 हो तो सॉरी पार्ट 1 हो तो देखिएगा। द एक्सेलरेशन ए ऑफ द सपोर्टिंग सरफेस सी फिगर। तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पे थीटा लिया गया है और यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट है कि एक ऐसा सपोर्ट है और उसके ऊपर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पे जी ऐसा बनाया हुआ है। रिक्वायर्ड टू कीप द सेंटर जी मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऐसा कुछ बताते हैं। सर्कुलर सिलेंडर, तो ये सिलेंडर है in a fixed position during the motion if there is no slipping between the cylinder and the support will be dash। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट पर सिलेंडर है। सपोर्ट और सिलेंडर दोनों साथ साथ नीचे मूव हो रहे हैं। आई रिपीट, सपोर्ट और सिलेंडर दोनों साथ साथ नीचे मूव हो रहे हैं। तो लास्ट लाइन यहाँ पे काफी काम की रही। इफ देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड द सपोर्ट, यानी यहाँ पे जो सपोर्ट रखा है उसके ऊपर जो सिलेंडर रखा है, सिलेंडर और सपोर्ट के बीच में कोई मोशन नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर ऐसा हो तो यहाँ पे बताना है। पहला फिर से, द एक्सेलरेशन ए ऑफ द सपोर्टिंग सरफेस, यानी हमें एक्सेलरेशन के ऊपर यहाँ पे काम करना बना। The acceleration of the supporting surface required to keep the center G of the circular cylinder in a fixed position during the motion if there is no slipping। तो इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि हमें दिखता है सपोर्टिंग सिस्टम एंड सिलेंडर, पर फिजिक्स तो ये समझता है कि जस्ट थिंक दिस इज ए सिंगल बॉडी। आप ऐसे ही समझिए एक ही सिंगल बॉडी है और ये नीचे नीचे आ रहा है। तो ये सिलेंडर और ये सपोर्ट के बीच में कोई इंटरनल स्लिपिंग नहीं है। तो क्यों ना आप उसको ऐसे ही समझो कि ये एक ही बॉडी है और बस नीचे धड़ 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 आ रहा है। अब ये नीचे आ रहा है तो इसके कंपोनेंट्स देखिए, इधर बनेगा एम जी, इधर बनेगा कौन सा कंपोनेंट बनेगा पता है इधर, जी एम जी कॉस थीटा। इधर क्या बनेगा पता है, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे ऐसा रखना है कि ये दोनों है वो बैलेंस रहे। तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, ओके, और इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे कुछ पॉइंट आप सोच सकते हैं। अब एम जी साइन थीटा की वजह से वो नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो चार ऑप्शन है उन सब के अंदर अगर ऑब्जर्व करो तो जी साइन थीटा, जी साइन थीटा बाई टू, 2g साइन थीटा एंड 4g साइन थीटा। तो यहाँ से एक क्या बेसिक सेंस आपका डेवलप हो रहा है। साइन थीटा सब में आ रहा है। हाँ, सब में जी साइन थीटा आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे काम का है। अब क्वेश्चन के अंदर जो आपने लिखा हुआ है, जैसा कहा है जी ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इन ए फिक्स्ड पोजिशन ड्यूरिंग द मोशन इफ देर इज नो स्लिपिंग। तो अब यहाँ पे ऐसा समझा जाएगा
कि ये ऑब्जेक्ट भी स्टेशनरी रह रहा है और ये सपोर्ट भी स्टेशनरी रह रहा है। तो क्या ऐसा आप सोच सकते हैं? अब इसको इंडिविजुअली मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि ये सिलेंडर ना होता और ये सिर्फ एक सपोर्ट होता तो भी उसके सेम कंपोनेंट बनते हैं, mg cos थीटा mg sin थीटा, हाँ या ना? यस सर। अब यस यहाँ पे ये मान लो कि ये सिलेंडर रोल होते नहीं आता, जस्ट सीधा 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 नीचे आ रहा है और उसका जी मेंटेन रह रहा है, तो उसमें भी हम ऐसा सोचते हैं mg cos थीटा mg sin थीटा ऐसा कुछ कुछ होता। यस सर। अब ऐसा सोचिए कि ये सिलेंडर और ये सपोर्ट दोनों साथ साथ है, मतलब अब हमें ऐसा लगना चाहिए कि दोनों में से किसी का आगे पीछे का मोशन नहीं है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो नीचे का सपोर्ट और ऊपर वाला सिलेंडर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। यस सर। कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे होगा तो ऐसा लगेगा कि कोई रोल हो गया, ऐसा कुछ होगा, तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा उसने कहा कि इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन सिलेंडर एंड द सपोर्ट, तो क्या ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये जो रिजिड मतलब जो सपोर्ट है उसका भी एक्सेलरेशन mg sin थीटा यही रहेगा। दोनों के एक्सेलरेशन मतलब मास मल्टीप्लिकेशन में है तो फोर्स है, मास निकाल दो तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो जी sin थीटा प्लस जी sin थीटा कितना हो जाएगा? 2g sin थीटा। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो उसका एक्सेलरेशन 2g sin थीटा है, वो बन जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद यस हेत समझ में आया भाई? सर। हाँ, एग्जाम्पल, अगर जो यहाँ पे स्लीपिंग होता तो क्या होता? अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा कह देते स्लीपिंग होता, तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने ऐसा पूछा है एक्सेलरेशन ई ऑफ ए सपोर्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे सिलेंडर अपने हिसाब से आता है और जो सपोर्टिंग पार्ट है वो अपने हिसाब से आ रहा है। अब यहाँ पे उसके ऊपर सिलेंडर और सिलेंडर जो है वो स्लाइड हो रहा है, तो वहां पे क्या होता था कि वो पहले नीचे आ जाता और उसके पीछे पीछे सपोर्ट आता, तो उसका एक्सेलरेशन सिर्फ जी साइन थीटा होता। जस्ट ऐसा आप इमेजिन करिए कि एक सपोर्ट है, उसके ऊपर मैंने बॉल रखा, दोनों को मैंने ऐसे पकड़ के रखा था। मान लो कि ये एक मोबाइल था, उसके ऊपर मैंने बॉल रखा हुआ है, दोनों को भी मैंने एक एक हाथ से पकड़ा हुआ है। अब दोनों को मैंने एक साथ छोड़ दिया स्लोप के ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है कैसा देखने को मिलेगा? बॉल आगे चला जाएगा। पर हमें तो सिर्फ एक्सेलरेशन मोबाइल का ही चाहिए, तो वो तो सिर्फ जी साइन थीटा जितना ही रहेगा। तो आया समझ? उसमें म्यू की सर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं, वहां पे अब ऐसा कहेंगे कि अगर हम फ्रिक्शन काउंट करेंगे तो एक अलग किस्सा आएगा, वहां पे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो वहां पे उसका काम और बढ़ जाएगा, मतलब वहां पे हमें म्यू भी कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज इफ यू कंसीडर कि वहां पे अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता, अब रिलेटिव मोशन होता तो सिलेंडर का और सरफेस का फ्रिक्शन देखने को मिलता। वहां पे सिलेंडर उससे पहले नीचे आ जाता, तो वहां पे एक्सेलरेशन आपको सिर्फ जो सपोर्ट है उसी का देखना पड़ता और वहां पे जी साइन थीटा लगता। दोनों है तो दोनों का एक्सेलरेशन वहां पे एड ऑन हुआ। अगर मान लो सिलेंडर पहले नीचे आ जाता पर हमें तो सिर्फ सपोर्ट का देखना था, तो सपोर्ट क्या देता अपने को? जी साइन थीटा देता। आया कुछ आइडिया? यस सर। ओके, इसके लिए आप थोड़ा सा वो फ्रिक्शन वाला पोर्शन भी पहले देख दो ना, तो उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा आइडिया है वो क्रिएट हो सकता है। अब देखते हैं 99 नंबर का क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99। ओके, तो 99 के लिए क्या करना है, वहां पे दिया हुआ है फिर से 99 के ऊपर एक 97 जैसा भी है, पर वो नहीं है 99। ओके, तो 99 जो है वहां पे ऐसा दिया गया है थिन स्फेरिकल शेल। ओके, तो जब भी हम शेल कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, तो आपको उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज है उसको आप याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो सकता है। Question 99. A thin spherical shell of mass m and radius capital R is hit
horizontally by a q at a height h above the center C. The value of h for which the shell will roll without slipping. अब इस पॉइंट को कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो आप इमेजिन करिए एक चीज जो उसने क्वेश्चन फॉर्म किया, थिन स्फेरिकल शेल। शेल यानी आप कह सकते हो लाइक ए प्लास्टिक बॉल, नंबर एक। नंबर दो, mass m and radius r is hit horizontally by a q at a height h। मतलब क्या? तो कि यहाँ पे एक फिगर दिखाने का ट्राई किया हुआ है। मान लो ये स्फेरिकल शेल था, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ से हमारे पास एक स्टिक है। ओके, लाइक आपने वो बिलियर्ड पूल खेला है कभी? ओके, अगर आपने पूल ऑब्जर्व किया हो, यस पूल उसमें फील्ड में, ऐसा ही होता है, स्टिक से मारते हैं। हाँ, पर वहां पे जो बॉल होता है वो जनरली कंसिडर्ड एज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि आप पूल ही खेल रहे हैं पर प्लास्टिक का बॉल है। ओके, अब आपने उसका जो सेंटर ऑफ मास है उससे पैरेलल आपने एक हिट किया एच हाइट के साथ। वो एच हाइट कौन है? तो कि ये जो सरफेस है वहां से। अब क्वेश्चन की सिचुएशन आगे ऐसे बढ़ रही है, अबो द सेंटर सी द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच द शैल विल रोल विदाउट स्लिपिंग। मतलब क्या? तो कि ये बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे नहीं जाना चाहिए, ये पार्टिकल नीचे, ये पार्टिकल नीचे, ये पार्टिकल नीचे, ये पार्टिकल नीचे, मतलब कंटिन्यूसली उसका क्या होना चाहिए? रोटेशनल मोशन होना चाहिए। तो ऐसा तो ये हाइट क्या होगा जिससे बॉल ऐसा स्लीप नहीं करेगा और सीधा क्या होता जाएगा? रोल होता होता नीचे आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप फिगर देखिए, उसके बाद आप एक सिंपल सा एक और आइडिया लगाइए कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। सर्कुलर मोशन है ना, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी वैल्यू? v इज इक्वल्स टू वॉर, याद करिए इसका। ओमेगा हाँ, यहाँ पे इसको सेंटर कहा हुआ है, इसका h है और ये कोई p पॉइंट है, ठीक है। उसका रेडियस r दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो आंसर लाना है वो r के फॉर्मेट में है, मतलब r/2, r/3, 2r/5 या तो 2r/3। अब यहाँ पे देखा जाए तो r/3 दो बार दिख रहा है। ओके, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द यस ऑप्शन, Yes, sir. तो एक में है r/2, एक में है r/3, एक में है 2r/5 और एक में है 2r/3। अब उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का ट्राई करें तो r/3 साउंड समथिंग टू टाइम्स, वन इज r/3 एंड देयर इज अ 2r/3, मतलब दो बार r/3, ऐसा कुछ कुछ। तो अब यहाँ पे ये बॉल आगे बढ़ रहा है, विदाउट स्लिपिंग जा रहा है, रोटेशनल मोशन दे रहा है, उसका वेलोसिटी होगा, उसके अंदर मोमेंटम आएगा। तो व्हाट इज अ बेसिक मोमेंटम फॉर्मूला? मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला बनता है मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा, यहाँ पे रोटेशनल मोशन देगा, इसलिए क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे उसको देखिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? तो कि यहाँ पे बनता है मास इनटू वेलोसिटी, से आपको मिलता है मोमेंटम। ओके, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम 3 हो, उसको भी आप थोड़ा पैरेलल रेफर करिएगा। एंड आई थिंक कि जो मैं होमवर्क देता हूँ उसमें से आपने एक बार एटलीस्ट लिखा होगा, समझने का ट्राई भी किया होगा, तो आप मेरी बात को जल्दी या तो इसलिए आप यहाँ पे समझ पाओगे। अब यहाँ पे ऐसा समझा है कि thin spherical shell of mass m and radius are hit horizontally, मतलब आप इसको ऐसे हिट कर रहे हो, ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वहां पे ये उसका मोशन है और ये उसका हाइट है। फिर से बता रहा हूँ, उसमें एक हिंट छुपा है। ये मोशन है इस डायरेक्शन का, मोशन है, आप हीट कर रहे हो, मतलब आप क्या दे रहे हो? फोर्स दे रहे हो। Yes, sir. ये उसका हाइट है। तो क्या आप एक और छोटा सा आइडिया लगा सकते हो? फोर्स और हाइट, यहाँ पे कुछ कुछ बातें अगर आपके दिमाग में
चल रही हो तो क्या आप उसको मैं समझाऊं तो ये रोटेशनल मोशन देता है तो उसके अंदर आपने फोर्स दिया। रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स की क्वांटिटी को कौन से नाम से हम जानते हैं? टॉर्क। वेरी गुड। टॉर्क के कौन से फॉर्मूला से आप ज्यादा फेमिलियर है? क्या ऐसा मैं ले लूं टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, याद होगा आप लोगों को? यस। ओके। अगर मैं कहता हूँ टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आप कहेंगे आर एफ साइन थीटा। देखो तो आपने यहाँ से ऐसा फोर्स लगाया। अब काफी बार फिजिक्स में ना कुछ कुछ बातें काफी कंफ्यूजिंग होती है। कोई बताएगा ये लेटर और इस लेटर में क्या डिफरेंस है? सर एक मोमेंटम का मोमेंटम भी है, है। ये सिर्फ पॉइंट है। सॉरी, एक मोमेंटम है और एक सिर्फ पॉइंट है। हाँ। अब देखो कोई पूछे कि ये दोनों लेटर, अगर मान लो आप कोई भी एक रैंडम पर्सन को पूछो तो ये भाई दोनों कौन से लेटर लिखे, तो वो बेचारा क्या कहेगा? ठीक। पी, बरोबर। अब आप भी नॉर्मल ही हो, थोड़ा भी इधर उधर ध्यान हुआ तो भी से हाँ दोनों पी है। पर ये फिजिक्स में काफी सारे ढेर सारे बुक में, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट फिजिक्स में ऐसा मजा आता है। अल्फाबेट में पी को छोड़कर ढेर सारे पॉइंट्स है, एटलीस्ट 25 तो है। पी को छोड़कर टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, पी को छोड़कर और 25 बचे। यस सर। अल्फा, बीटा, गामा, म्यू, लैम्बडा और 5-7 काउंट कर लो। पर यहाँ पे इन लोगों को मजा आता है ऐसा करने में। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे आप जैसे वॉल्यूम देखेंगे ना, वॉल्यूम वहां पे लिखा है सिमिलरली पी एच 3/2 mr² ओमेगा। तो आप ऊपर से नीचे गिरोगे ना तो भी पता नहीं चलेगा यार ये पी इक्वल टू एम वी लिखा, उसके नीचे सिमिलरली करके लिख दिया। अब मोमेंटम को हाइट से मल्टीप्लाई, यानी ये कौन सा फॉर्मूला है? तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन सजेस्ट करूं तो आपको दिखेगा कितना मजेदार तरीके से पता चलेगा। आई अप्लाई द फोर्स, दिस इज द हाइट आर क्रॉस एफ, ये रोटेशन मोशन देगा तो यानी मैं कह सकता हूँ टॉर्क लगेगा। क्या आपको लग रहा है आर और एफ के बीच का एंगल 90 है? यस सर। साइन 91 होता है तो क्या? हाँ। टॉर्क का वैल्यू आर, आर यानी डिस्टेंस, एच एफ यानी फोर्स, तो क्या? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, ये टॉर्क का एक वैल्यू बना है। टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आपको पता है, आई अल्फा, याद होगा ऐसा कुछ कुछ? हाँ सर, मासिव एक्सेलरेशन का एंगल। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। और टॉर्क के साथ साथ आई अल्फा, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। यस। मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स, ऐसा भी कह सकते हैं। मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अपॉन टाइम ऐसा भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ उसको। अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बजाय आई ओमेगा क्यों लिया? बताता हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ देखो, अगर मैं इस फोर्स को एफ ना लेता, टॉर्क लेता, तो क्या डी एल बाई डी टी ऐसा मैं समझा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यस। ऑफ एंगुलर यस। मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा हो सकता था, यस। चेंज इन टाइम ऐसे में लिख सकता था, यानी डी बाई डी टी ऐसा कुछ में यस। लिख सकता था। ओके। अब यहाँ पे उन चीज़ों को थोड़ा सा कंपेयर करने का ट्राई करो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पी एच सिमिलरली करके जो लिखा है ना वहाँ पे 3/2 mr² अब ये 3/2 mr² ऐसा कहाँ से आया टॉर्क की वैल्यू में? तो क्या हम उसमें ऐसा सोच सकते हैं कि वहाँ पे टॉर्क लगा होगा, या तो वहाँ पे मोमेंटम लगा होगा? ओके। मोमेंटम का वैल्यू अगर हम सोचे तो वहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू जो है, सो हियर वी कैन सी दैट, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से कनेक्ट करने का ट्राई करिएगा। टॉर्क का वैल्यू एच इंटू एफ या तो एच इंटू पी कह सकता हूँ मैं।
जो उसने P लगाया ना, जिस वजह से उसने मोमेंटम जनरेट किया। ओके, और एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल, शेल यानी होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? P/2 m होता है ऐसा कुछ कुछ, Yes, sir. इनटू ओमेगा कर दूं, यानी इनटू ओमेगा कर दूं, यानी एंगुलर मोमेंटम बन गया ये। ओके, तो अब इस बात को यहाँ पे जो उसने सिमिलरली करके बोला है ना, वहां पे आप देखो P into H is equals to 3/2 mr square, 3/2 mr square, that is I omega, that is a angular momentum। तो यहाँ पे उसने pH टॉर्क है। हाँ, और वहां से अगर आप टॉर्क इक्वल टू dl/dt यानी पर यूनिट टाइम लेते हो, तो उस वैल्यू को यहाँ पे उसने कंपेयर किया हुआ है। तो अब जाकर आप उसका कंपैरिजन देखो किस तरह से हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो वहां पे करना क्या कहा था, देखिए आप 3/2 mr स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा की जगह पे v/r। तो पहले तो 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा की जगह पे v/r लिख दिया, और दूसरी साइड लिखा हुआ है mvh, mv और h, mv दैट इज कंसिडर्ड द मोमेंटम इनटू हाइट। ओके, तो mvh हाइट, यहाँ से आर आर उसने कैंसिल किया, एम एम यहाँ से कैंसिल हो गया, वी वी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपको हाइट का वैल्यू 3/2 आर यहाँ पे मिला। अगर मान लो आप यहाँ पे इसको ऐसे नहीं, पर थोड़े अलग तरीके से समझने का ट्राई करो, वहां पे एक और भी चीज लिखी है, हिंट, वन कैन डायरेक्टली यूज एज द रिजल्ट। वहां पे लिखा है H इज इक्वल्स टू LCM/MR। 2/3 होता है। एक सेकंड, आर आर कैंसल, H इज इक्वल टू 3/2, H इज इक्वल टू, तो आर आर कैंसल करे तो H इज इक्वल टू तो 3/2 आर आ रहा है फॉर प्योर रोलिंग। नहीं, H का वैल्यू 3/2 आर आएगा, सर और एक्चुअली 2/3 mr स्क्वायर होता है ना स्फीयर का, और 2/5 होता है होलो का। 2/5, अरे हाँ, 1 सेकेंड, हाँ, अरे हाफ, 1 सेकेंड, mr स्क्वायर हाफ mr स्क्वायर, देन 2/3 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ओके यस, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है 3/2 तो 1 से ज़्यादा हो जाता है। यस, हाउ कैन आई, वो 1 से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे h का वैल्यू डेफिनेटली 2/3 r होना चाहिए। ओके, दैट्स सॉरी माय मिस्टेक, 3/2 तो 1 से ज़्यादा हो जाता, वैसे 1 mr स्क्वायर से तो ज़्यादा वो हो नहीं सकता, ताकि वो स्फीयर है। तो 2/3, वैसे हमने ऐसे क्वेश्चन ट्राई किए थे सिलेंडर में, होलो सिलेंडर, सॉरी होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तीनों को आप एक साथ इंक्लाइंड प्लेन से रोल करवाओ, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ओके, वो जल्दी नीचे आएगा, ऐसा पॉइंट हमने किया हुआ था। तो पर यहाँ से वो मिस आउट हो गया। एक और यहाँ पे हिंट भी नीचे दिया हुआ है, वन कैन डायरेक्टली यूज द रिजल्ट H इज इक्वल्स टू LCM/MR। अब LCM यानी 2/3 mr स्क्वायर, वैसे उसको LCM की बजाय आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू लिखा है 2/3 mr स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू आर। पर ये जो रिजल्ट है, ओके, वो एक डेरिवेशन से आता है, जो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि डिस्कशन करना चाहिए। ओके, जिसका यहाँ पे इसके साथ रिलेशन नहीं है। पर हम अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करें, रोटेशन देता था, मोमेंटम मिलता है, रोटेशनल मतलब सीधा यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होता है, तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है, तो वहाँ से आई थिंक हम उसके काफ़ी नज़दीक है वो जा सकते थे। आफ्टर 99, नाउ लुक एट द क्वेश्चन 103। 103, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही रिलेशन है, देखिए सेम टू सेम फिगर है, एक सर्कुलर डिस्क है,
अच्छा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या अल्फा एम आर बनेगा? स्क्वायर। डिस्क के लिए यस। नाउ वन सेक, हाँ 103, सॉरी 103, हाँ 103, 103. A uniform circular disk of radius small r is placed on a rough horizontal surface and given a linear velocity v naught and angular velocity omega naught as shown. The disk comes to rest after moving some distance to the right. It follows that, मतलब यहाँ पे linear velocity और angular velocity के relations आपको बताने हैं। वैसे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो सी ऑप्शन है ना, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो देखा जाए तो सब में वही कॉमन रिलेशंस जा रहा है। v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, उसी के जैसा कोई रिलेशन यहाँ पे जा रहा है, राइट? तो अगर वो v इक्वल टू ओमेगा आर वाला रिलेशंस आप यहाँ पे देखो, तो क्या यहाँ पे आप एक छोटा सा फंडा ऐसा सोच सकते हैं कि द डिस्क कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस टू द राइट। तो यहाँ पे ऐसा कहा हुआ है, इसको किसी ने फोर्स नहीं दिया, मूविंग विद द लीनियर वेलोसिटी v नॉट एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो ये ऐसे जा रहा है, लाइक चलो एक डिस्क ले लिया, ये रोटेशन दे रहा है, इसका लीनियर वेलोसिटी v नॉट जितना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट जितना है। देन आफ्टर disk comes to rest after moving some distance to the right. तो यहाँ पे एक सीधा सीधा सा आइडिया ऐसा है कि फाइनली कम टू रेस्ट, तो फाइनली कम टू रेस्ट तो उसका कौन सा वैल्यू जीरो हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट दोनों टाइप का मोशन देता है, लीनियर भी और रोटेशनल भी। ओके, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर वेलोसिटी v नॉट है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। अगर मैं ऐसा यहाँ पे समझूं, इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, मतलब यहाँ पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो dl/dt, अगर मैं ऐसा कह देता हूँ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो रोटेशनल मोशन तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, मतलब बिफोर एंड समथिंग आफ्टर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। पर यहाँ पे वो तो फाइनली रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, तो उसका लीनियर वेलोसिटी जीरो, उसका एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी तो दोनों की तरफ से उसका जीरो हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब रहेगा कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा और लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वो दोनों सेम होने चाहिए। अब उसके हिसाब से हम देखते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी उसका v नॉट है, एंगुलर वेलोसिटी उसका ओमेगा नॉट है, और ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे? 103, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अल्फा एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर। अब मान लो कि हम यहाँ पे उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करें, तो यहाँ पे यस दिया सर हुआ है। इस हाँ, साइड आपने एंगुलर मोमेंटम लिया, दूसरी साइड लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे लीनियर दोनों साइड सेम आना चाहिए ना। टोटल मोमेंटम, इसको थोड़ा और रिफाइन करके मैं लिख एम दूँ, वी आर कर सकते हैं। एम वी आर करेंगे। ओके, एम वी आर। ओके, अल्टीमेटली एंगुलर मोमेंटम ही वहाँ पे दोनों हम लेंगे।
तो देखिए अब उसके हिसाब से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू एम वी नॉट आर। उसके हिसाब से आर आर कैंसिल हुआ, एम एम यहाँ से कैंसिल हुआ, इस टी को टू को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मिल सकता है टू इधर जाएगा तो टू वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर। मतलब हमारा जो रिलेशन था v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर जैसा वही मिलेगा, बट दैट विल बी टू वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर जैसा मिल सकता है। बेसिक फंडा था एंगुलर मोमेंटम आप कांस्टेंट लेते तो बिफोर एंड आफ्टर का जो मोमेंटम है वो सेम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जैसे आपने यहाँ से उसको पुश किया, यहाँ पे एक्शनल टॉर्क कोई नहीं लगा, वो मोशन की वजह से ऐसा हमने समझा, तो उसके ऊपर लीनियर वेलोसिटी भी लगी, एंगुलर वेलोसिटी भी लगी, दोनों मोमेंटम का कंपैरिजन किया तो हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो यहाँ से अपने को मिल सकता था। बट आई सजेस्ट कि इससे पहले जब भी कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी यूनिट करो आप, उससे पहले उसके बेसिक फॉर्मूला जो है ओके, और वैसे यहाँ पे रिपीट करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने ही यहाँ पे मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गलती से 3/2 दिया ओके, तो आप जितना उसका रिपीटेशन करते तो भी कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो सिमिलर होने की वजह से स्लिप आउट हो जाती है ओके। तो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सामने रखते रहेंगे तो भी गलतियाँ हो सकती है, तो यहाँ पे उसका ध्यान जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। Now we just try 108, 108, 108 again. थोड़ा बहुत same figure. A disk of radius small r is rotating about its center with an angular speed omega naught. Disk लिया, surface लिया, angular velocity omega naught बताया. It is gently placed on a rough horizontal surface. After what time it will be in a pure rolling? मतलब ऐसा समझिए कि जस्ट आपने उसको रख दिया तो कितने टाइम के बाद वो आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी इन अ प्योर रोलिंग, मतलब जैसे ही हमने उसको जस्ट ऐसे हल्के से आपने रख दिया, जैसे आपने हल्के से रख दिया तो यहाँ पे स्टेशनरी था और वो धीरे 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 मोशन में आना चाहिए। अब जैसे ही मोशन में आना चाहिए तो हम ऐसा देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऐसे जाएगा तो लाइक दिस, ये यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते जाएगा, मतलब इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में होता रहेगा तो सेंटर उसका इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वेलोसिटी इधर और एंगुलर वेलोसिटी इधर, ये धीरे 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 जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबका जनरल जनरल जो भी न्यूमरेटर है ऑप्शंस की बात करो तो ओमेगा नॉट आर, ओमेगा नॉट आर, ओमेगा नॉट आर सब में आता है। म्यू जी भी सभी जगह पे आता है, म्यू जी। तो यहाँ पे म्यू क्या है? क्योंकि यहाँ पे म्यू जो है उसको आप जनरल कंसिडरेशन में करो तो म्यू होता है, क्या होता है म्यू? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू अगर मैं ऐसा समझूं ताकि यहाँ पे सिर्फ सिंबल दिखाया हुआ है, कुछ बताया तो है नहीं, तो हम ऐसा मान के चले और disk of radius small r rotating about its center with an angular speed omega naught, it is gently placed on the rough horizontal surface. After what time it will be pure rolling? तो यहाँ पे ऐसा जो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया सेम कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ओके। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या लेंगे तो कि जस्ट आपने उसको प्लेस किया, फाइनल मोमेंटम में क्या लेंगे तो कि वो थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ा। मतलब आप यहाँ पे ऐसा देखिए एंड इफ यू हैव बुक वॉल्यूम 3 तो वहाँ पे देखेगा दे जस्ट ट्राई टू मेंशन कि जैसे पहले आपने जस्ट रखा तो सिर्फ एक डिस्क था, पर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो वहां पे ऐसा देखा जा सकता है कि उसका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और लीनियर मोशन भी हो रहा है। तो रोटेशनल प्लस लीनियर
दोनों का वहां पे मोमेंटम जो है वो लिया गया है। सो इनिशियल मोमेंटम जस्ट सिर्फ डिस्क था, फाइनल में डिस्क प्लस लीनियर मोशन भी दे रहा है। तो इनिशियली दे जस्ट गिवन एज ए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद वहां पे लिखा हुआ है हाफ आई ओमेगा नॉट या तो ओमेगा डैश वॉट एवर, सॉरी, हाँ एंगुलर मोमेंटम था ना, एंगुलर मोमेंटम लेना था, मैंने काइनेटिक ले लिया। That is I omega, that is considered here as omega naught, and I omega dash plus they just mention MVR, MVR। अब यहाँ पे moment of inertia दोनों केस में सेम रहेगा, and here we want to find out what is omega dash value। V is equals to नया वाला ही ओमेगा रहेगा, तो देखिए हाफ m r square omega naught half m r square omega dash plus m omega dash r square, r square, r square, r square, m cancel, omega dash half plus 1, that is a 3/2 omega dash, and here it is a half omega naught, 2 cancel। तो यहाँ पे ओमेगा डैश का वैल्यू बन जाता है ओमेगा नॉट बाई 3, पहला पॉइंट। दूसरा वहां पे बताया हुआ है कि जैसे आपने रखा और वो मोशन में आया, सो अप्लाइंग ए वेलोसिटी, इनिशियली तो रेस्ट पे था, व्हेन यू अप्लाई सम वेलोसिटी, सो दैट्स वी एफ या तो यू एफ ऐसा कहा, ओमेगा डैश आर, मतलब वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू जी। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू जी, इसको आप ऐसा समझने का ट्राई करिए, वन सेक। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू जी एंड देन टाइम इज टी, तो वहां पे t इज इक्वल्स टू यू एफ बाई ए ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप इसको सिंपल थोड़ा और करना चाहते हो तो आप ऐसा ले सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी ए और टी ऐसा बन जाएगा। तो उसी के हिसाब से v की जगह पे आप उसको कह दो फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टाइम। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, दे जस्ट कंसिडर इट फाइनल वेलोसिटी, दैट इज कंसिडर एज ए ओमेगा डैश और कैपिटल आर या जो भी है, यहाँ पे कैपिटल आर कहा है, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू जी एंड दैट्स द टाइम। तो सबसे पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ये म्यू जी कैसे समझेंगे? सर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी होता है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू म्यू जी समझेंगे तो सबसे पहला तो पॉइंट यहाँ पे भाई मेरे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू म्यू जी कैसे ले सकते हैं। तो कि सबसे पहले तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एस एन होता है, म्यू एस एन इज इक्वल्स टू एन क्या एम जी एम जी होता है। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कह सकते हैं, मास मास यहाँ से कैंसिल करो तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू जी कह सकते हैं। यस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एन बना, एन इक्वल्स टू एम जी ले लिया, अप्लाइड फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ले लिया, तो आप एक्सेलरेशन इक्वल्स टू म्यू इनटू जी कह सकते थे। नया ओमेगा डैश ओमेगा नॉट बाई 3 आ गया, तो ओमेगा नॉट आर बाई 3 एम जी जितना टाइम लगेगा। तो ये एक्सेलरेशन, पर उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाया। काइनेमेटिक इक्वेशंस में भी इस वी को फाइनल वेलोसिटी क्यों कहा, क्योंकि इनिशियली तो आपने जस्ट उसको प्लेस किया था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, उसके हिसाब से ये काम करेगा।
अंडरस्टैंड? चलो, आफ्टर 108 नाउ वी ट्राई 1 to 1. 1 to 1 क्या कहता है? हाँ, अब देखो 1 to 1 डाउट्स में हो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, ताकि 1 to 1 क्वेश्चन किसी को याद है, कहीं पे देखा हुआ है आपने? चलो 1 to 1 में आपको एक और जगह पे भी दिखा देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए कि हाँ ये हमने किया हुआ है। ओके, तो 1 to 1 के हाँ रेफरेंस, सर देखा है। हाँ ये आपके नोट्स में शायद था। हाँ हाँ, यस यस यस। तो देखिए अगर हम 1 to 1 की बात करें तो 1 to 1 जो है वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और वो शायद हमने यहाँ पे देखा हुआ है। ओके, जस्ट अ मोमेंट, वो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो यू गेट द बेसिक आइडिया। देखिए यहाँ पे 1 to 1 जो है 1 to 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, ओके, यहाँ से अगर ये रोटेशनल मोशन की भी नोट्स है तो अगर हमने यहाँ पे नोट्स में देखा है तो इसका मतलब ये कि जब हमने रेगुलर क्लास पढ़ा होगा तब उसके अंदर इसका डिस्कशन ऑलरेडी हुआ होगा। इसके अंदर होना चाहिए। यस, ये रहा। ओके, तो देखिए अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 20 किलोग्राम leans ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल, एग्जैक्टली ऐसा ही है, 1 मीटर पे है। और यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को समझा था कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, किस किस तरह की डायरेक्शंस लगती है, और उसके हिसाब से यहाँ पे जो टोटल फोर्स लगता है F2 199 न्यूटन और F1 है वो 34.6 न्यूटन लगता है। यहाँ पे G का वैल्यू 9.8 लिया हुआ था नोट्स में, यहाँ पे G सजेस्ट किया है 10 लेना है, तो 199 के स्क्रीन पे आसपास। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा सॉरी, मुझे लगा मैंने स्क्रीन को शेयर किया। ओके, अब दिख रहा है? हाँ सर। हेलो, अब दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो देखो यहाँ पे नोट्स के अंदर पार्ट 2 के अंदर 13 नंबर का क्वेश्चन था। ओके, तो एग्जैक्ट वही का वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे F1 34.6 और F2 है वो 199 है। यहाँ पे G का वैल्यू आपको 9.8 दिया था नोट्स के अंदर, और यहाँ पे G का वैल्यू 10 सजेस्ट किया हुआ है। बाकी पूरा का पूरा वैल्यू एज इट इज है। ओके, तो 199 के आसपास, यानी यहाँ पे थोड़ा सा 9.8 की बजाय 10 ले लिया है, तो यहाँ पे ये आंसर जो 196 मिल रहा है उससे थोड़ा सा फाइनल आंसर में 199 की बजाय वहाँ पे देखा जाए तो रिएक्शन फोर्स जो है वो 203 आएगा। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन जो आप समझोगे तो ये बाय पार्ट उसका क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो करना एग्जैक्टली यही था, थोड़े से ये जो 34.6 है उसका अप्रोक्सीमेशन और फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वैल्यू, तो यहाँ पे 199 की बजाय यहाँ पे 203 आंसर है वो आएगा। तो अगर आप उसको ट्राई करेंगे, मतलब नहीं समझ में आए तो आप नोट्स में से भी देखेंगे तो पता चल जाएगा 121 नंबर का क्वेश्चन। ओके, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक और बार करवा दूंगा। आफ्टर 121 अब करते हैं 141। ओके, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। ओके, अब देखते हैं 141। ओके, और उससे पहले 130 भी था, तो पहले 130 देख लेते हैं। तो 130 भी डाउट है तो मैं 130 भी आपको बता दूं। देखिए 130 हाँ सर वाला नोट्स में ही है। ये सब टेक्स्ट बुक हाँ, के शायद। और उस क्वेश्चन में मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे जो एंगल दिया है ना 36.9, उसकी बजाय आप उसको 37 डिग्री ले लो, और फिर और वो 40.1 की बजाय 345 रिप्लेट हो फिर गया।
हाँ हाँ, सर। तो ये शायद आपको पार्ट 4 से मिल सकता है, और उसको मैंने मतलब आप वीडियो देखेंगे ना, तो वहाँ पे हमने उसको अलग तरीके से भी ट्राई किया हुआ है। ये रहा 36.9 और 53 वैसे शायद आपको याद होगा, ये एंगल हमने कहा था, ये दो एंगल याद रखने चाहिए, 37 डिग्री। ओके, 3, 4 और 5 बताया होगा शायद मैंने। यस ओके, सर। yes, काफ़ी टाइम हो चुका है, जो ये आपको याद रखना चाहिए। 37 डिग्री हो तो 3, 4, 5 रहेगा। और सेम टू सेम जैसे आपको पता है sin 30 इज इक्वल्स टू cos 60। ओके, तो इसके हिसाब से देखो, अगर मैं sin 37 डिग्री करूँ तो क्या वो cos 53 हो जाएगा? sin 37 इसके हिसाब से 3/5 बनेगा। yes, cos 37 इज इक्वल टू sin 53 बनेगा, और वो इसके हिसाब से 4/5 बन जाएगा। yes, तो 37 डिग्री का हो या 36.9 का हो, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आंसर दिया गया है दैट इज समथिंग 72 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी 130 में भी क्वेश्चन 130 जो है, ओके, वहाँ पे भी आंसर 72 सेंटीमीटर ही आएगा, ताकि आई थिंक दोनों में डेटा सेम टू सेम लिया गया है, राइट? हेलो। यस सर। हाँ, अब देखिए उसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज 141। अब 141 जो है वहाँ पे अभी जो क्वेश्चन हमने किया एग्जैक्टली वो टाइम वाला ही क्वेश्चन है, ओमेगा नॉट आर और म्यू जी वाला ही है 141। yes, हाँ सर। अब देखो तो ओमेगा नॉट आर 3 म्यू जी, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया, ओमेगा नॉट आर अपॉन 3 म्यू जी यानी 108 और 141। तो 108, a disk of radius r rotating about its center with angular speed omega naught. It is gently placed on the rough horizontal surface. After what time it will be pure rolling? 108 ये था। अब 141 पढ़ रहा हूँ। Solid disk of radius capital R placed on a table with the initial angular speed omega naught. The coefficient of kinetic friction is a mu k. When does the disk start rolling? कितने टाइम के बाद ये रोल करेगा? तो क्या ऐसा लग रहा है कि दैट साउंड्स सेम? यस सर। ओके, मतलब यहाँ पे ये सेम तरीके से साउंड करेगा। मतलब क्या हम इसका ऐसा आइडिया निकाल सकते हैं कि 141 भी हो जाएगा? हाँ सर हो गया। ओके, अगर वो करेंगे तब जाकर आपका मतलब ये करने से आपका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकता है, पर अगर आप उसमें एफर्ट्स डालें तो। विदाउट एफर्ट ये नहीं काम करेगा। सो आई अगेन एंड अगेन इंसिस्ट कि आप हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालिए। विदाउट एफर्ट नथिंग विल वर्क। ओके, अगर आप एक वीक के अंदर 50-60 क्वेश्चंस भी अगर नहीं कर पाते हो तो आपको आगे 12th के लिए बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ओके, एंड आई इंसिस्ट मतलब आई विश कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े, और अभी अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम काफ़ी आसान हो सकता है। ओके, यहाँ पे ये यूनिट 6 के 1 to 70 और 71 to 115। चलो, अगर किसी ने इसमें काम किया हो और इसके कोई डाउट हो तो आप मुझे लिखवाना चाहो तो लिखवा सकते हैं। हेलो। सर बाकी है। okay, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा, इफ़ इट्स पॉसिबल तो हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज ग्रेविटेशन का पहला अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा स्पीड अप करिएगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, वरना मेरी ही स्पीड बढ़ जाएगी, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। सर ऐसा कर सकते हैं आप?